जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। सीटेट जुलाई 2025 जो परीक्षा आपकी सीटेट की जुलाई में होने वाले है उसके लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट ये है जो कि 7वें नंबर का है। इससे पहले भी 6 प्रैक्टिस सेट जो है वो दिए जा चुके हैं, तो आप जाके सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उस वीडियो को भी आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने है कि मिनी माता रोग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीडी प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, एचजी प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि मिनी माता रोग, जिसे कभी कभी इस रोग को चिस्सो मिनी माता रोग भी कहते हैं। चिस्सो मीना माता रोग भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक प्रकार से न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो कि गंभीर पारा विषाक्तता के कारण जो है होता है। पारा विषाक्त के कारण जो है ये रोग जो है वो होता है लोगों को। विशेष रूप से मिथाइल मरकरी के सेवन से जो है वो होता है। ठीक है, मिथाइल मरकरी एचजी के प्रदूषण से जो है आपका मिनी माता जो है रोग होता है। अगर हमें बात करें तो मिनी माता रोग का संबंध जो है औद्योगिक कचरों से पानी में घुले हुए पारे से है, जो मुख्य रूप से मिथाइल मरकरी के रूप में जो है वो होता है। पारा विषाक्तता की बात करें तो मिनी माता रोग का संबंध औद्योगिक कचरों से पानी में घुले हुए पारे से, जो मुख्य रूप से मिथाइल मरकरी के रूप में जो है जाना जाता है। और इससे प्रभाव क्या होता है जान लीजिए कि मिनी माता रोग का प्रभाव जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है, मिनी माता रोग में जो कि केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होती है उसको प्रभावित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है ये प्रभावित करता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो इसके लक्षणों में हाथ पैर में सुन्नता आ जाती, मतलब सुन्न हो जाता है हाथ पैर, और मांसपेशियों में कमजोरी, दृष्टि क्षेत्र में भी संकुचन और सुनने बोलने में भी कठिनाई जो है वो शामिल होती है। किसके कारण? मिनी माता रोग के कारण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है, मिथाइल मरकरी, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिसमें अगले चरण के लिए उसे सहारा जो है वो दिया जा सके। तो यहाँ पे बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की समझ, कौशल और ज्ञान का पता लगाना, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया सके और विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से सीखने में जो है वो मदद मिल सके। यहाँ जान लीजिए कि कुछ उद्देश्य भी हैं, उसको जान लीजिए कि विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करना। आकलन यह पता लगाने में मदद करता है कि विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को किस प्रकार से जो है वो समझ पा रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है सुधार आता है। विद्यार्थियों को प्रक्रिया प्रदान करना और पर्यावरण के प्रति जो है वो जागरूकता विकसित करना। तो आकलन विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक बनाता है और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है प्रेरित भी करता है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कौशल विकसित करना। तो इस प्रश्न के राइट जवाब की बात करें तो विद्यार्थियों का नवीन ज्ञान दक्षता प्राप्त करने की प्रगति में विषय प्रतिपुष्टि, विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जो है वो जानकारी एकत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केचुआ जो है किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण का या सही कारण आपको चुनना है। पहला है यहाँ पे कारण दे रखा है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। दूसरा है कि केचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। तीसरा, केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं या नरम करते हैं। चौथा देखा, खुदाई से मिट्टी से हवा और पानी जो है आसानी से मिल जाता है।
तो जान लीजिए केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये मिट्टी को क्या कर देते हैं, पोल बनाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को भी, उर्वरकता शक्ति जो होती है, उर्वरा शक्ति जो है उसको भी बढ़ाते हैं। केचुए के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जो है जाना जाता है। किससे? वर्मी कंपोस्टिंग, बिल्कुल इसको क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जो है जाना जाता है कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं केचुए के द्वारा, उसे वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। केचुए किसानों के लिए फायदेमंद क्यों होते हैं? केचुए मिट्टी में छेद बनाकर उन्हें जो है पोल कर देते हैं और पोल मिट्टी में वायु का संचार होता है, जिससे पौधों की जड़ें जो है वो सांस ले पाती हैं। केचुए मिट्टी में मौजूद सड़े गड़े अपशिष्टों को खाते हैं और मल के जरिए इन्हें जैविक खाद के रूप में जो है निकाल देते हैं। केचुए के मल में अगर बात करें तो केचुए का जो मल होता है, जो निकालते हैं सड़े पदार्थों को, उसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व जो हैं वो भरपूर मात्रा में जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब जान लीजिए कि केचुआ मृत पत्तियों पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है, क्योंकि वे जो निकालते हैं दोस्तों मल के द्वारा, वो होता उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है कि केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये सही नहीं। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं, जिससे मिट्टी में वायु तथा पानी जो है आसानी से चला जाता है। ठीक है। अब तीसरा है, चौथा दे रखा है, खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी जो है आसानी से मिल जाते हैं। यानी आपका यहाँ पे 1, 3 और 4 ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का वांछनीय उद्देश्य है? वांछनीय, बिल्कुल वांछनीय उद्देश्य है। पहला है कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोग को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का वांछनीय उद्देश्य बच्चों में प्राकृतिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मकता को क्या करना, बढ़ावा देना है। साथ ही उन्हें अपने आसपास के परिवेश और विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में भी उनको जो है वो जागरूक करना है। प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, यानी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षक का उद्देश्य बच्चों में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और जानने की इच्छा को क्या करना, बढ़ावा होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करना, जैसे कि अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, तर्क करना और निष्कर्ष निकालना। बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करना और उन्हें नए विचारों और समाधानों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित जो है वो करना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जागरूक करना और उन्हें पर्यावरण के प्रति दोस्तों बिल्कुल उनको संवेदनशील बनाना। तो बच्चों बिल्कुल अगर बात करें तो बच्चों को विज्ञान के सरल सिद्धांतों और धारणाओं को सीखना, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, गति, ऊर्जा, पदार्थ आदि के बारे में जानकारी उनको बताना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना या बताना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना। तीसरा है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग मूल्यों को क्या करना, आत्मसात करना। चलिए भैया हम आगे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ग्रीन हाउस गैस हुआ। फिर इसके अलावा मीथेन, ये भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। फिर इसके अलावा जलवाष्प भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। ओजोन, ये भी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें होती। जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और श्वसन जैसी प्रक्रियाओं से जो है वो उत्पन्न होता है। वह अगर हम बात करें मेथेन, तो मेथेन होती है एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस, ये भी है जो कि प्राकृतिक गैस
पशुपालन और धान के खेतों से जो है वो उत्सर्जित होती है। वहीं बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, यह एक और ये भी एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस होता है जो कि कृषि गतिविधियां जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने और औद्योगिक प्रक्रियाओं से जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। हाइड्रोक्लोरो कार्बन ये भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पे होता क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में फंसने वाली सौर ऊर्जा और हमारी धरती को गर्म कंबल से ढकने के लिए धीरे धीरे विकिरण करती है। यह अपने तापमान को बनाए रखने के लिए पृथ्वी और ग्रीन हाउस प्रभाव की प्राकृतिक प्रक्रिया और पृथ्वी को जीवन के लिए प्रतिपूर जो है बनाती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम आगे और अगला प्रश्न जो है यहाँ पे उसको देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। आवश्यकता का सिद्धांत, औद्योगिकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंध का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत में ज्ञात से अज्ञात की ओर, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन से संबंध रखने का सिद्धांत जो है शामिल है। यानी आपके जो आवश्यकता का सिद्धांत हुआ, उपयोगिता या जीवन से जीने का सिद्धांत, सभी जो है इसमें शामिल है। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब आवश्यकता का सिद्धांत, यह सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन के अधिगम से जो है जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो बात करें चाहे आपका उपयोगिता हुआ, चाहे आवश्यकता हुआ, चाहे जीवन से जीने का सिद्धांत, सभी आपके पर्यावरण अध्ययन के अधिगम से जुड़े हुए सिद्धांत होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वर्षा के पानी में घुलनशील है। पहला है कि हाइड्रोजन पेराक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो वर्षा के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया जिसको NH3 बोलते हैं, और आपको बता दें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं आपके जैसे गैसें जो है घुलनशील हैं, जो वर्षा के पानी को क्या कर देती हैं, ये वर्षा के पानी को अम्लीय बनाती हैं। क्या करती हैं, अम्लीय बना देती हैं। वर्षा के जो जल होता है उसको अम्लीय बनाने का कार्य इनका होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह गैस पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल का जो है वो निर्माण करती है, जो वर्षा को थोड़ा अम्लीय कर देता है। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड की बात आती है तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, यह गैस वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण जो है वो करती है कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा का एक सबसे प्रमुख घटक है। ठीक है, अमोनिया क्या करती है, यह भैया बात करें तो बिल्कुल यह गैस पानी में घुलकर और वर्षा के पानी में थोड़ी मात्रा में मौजूद जो है वो हो सकती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार का, बिल्कुल अगर इस प्रश्न के राइट जवाब की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वर्षा के पानी में घुलनशील है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार की क्या होती है, रंगहीन गैस है जो वर्षा के पानी में घुल जाती है और हानिकारक यौगिक जैसे सल्फ्यूरस अम्ल आदि का जो है वो निर्माण करती है। यह गैस ताजमहल को नुकसान पहुंचाने और इसे पीले रंग में बदलने के लिए भी जिम्मेदार है कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। एक बगुला अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है, कि वह भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, दूसरा है कि थोड़ी देर उड़ने के बाद वह आराम करता है, तीसरा है कि वह भैंसों की पीठ पर परजीवियों को खाता है, चौथा है कि वह घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। तो भैंस की पीठ पर बगुला अक्सर इसलिए देखा जाता है क्योंकि बगुला भैंस के शरीर पर मौजूद जो है परजीवी कीड़ों को खाता है, जिससे दोनों के बीच एक प्रकार से सहजीवी जो है संबंध बन जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही होगा कि वह भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवियों को खाता है, जिससे दोनों के बीच एक प्रकार से सहजीवी संबंध बनता है। अब सहजीवी संबंध होता क्या है
बिल्कुल जान लीजिए कि सहजीवी जो है, सहजीवी संबंध जो है ये है क्या। तो जान लीजिए कि सहजीवी बकुला भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीड़ों को खाता है, जिससे भैंस को परजीवियों से छुटकारा मिलता है और बकुले को जो है वो भोजन मिल जाता है। तो जिससे एक दूसरे को वह प्रक्रिया जिसमें दोनों को ही फायदा होता है उसे ही सहजीवी संबंध के नाम से जो है वो जाना जाता है। चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में क्या शामिल है। पहला है कि जंगलों को जलाना, दूसरा है कृषि गतिविधियां, तीसरा है कि एरोसोल के डिब्बों को उपयोग करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले मानवीय गतिविधियां कौन सी है, जान लीजिए कि जीवाश्म ईंधन को जलाना, वनों की कटाई करना, कृषि गतिविधियां और पशुपालन। अब जीवाश्म ईंधन का जलना यानी जान लीजिए कोयला हुआ, तेल हुआ, गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी के तापमान को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। वहीं वनों की कटाई, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन वनों की कटाई से यह क्षमता जो है बिल्कुल कम होती जा रही है और पहले से संग्रहित कार्बन भी वातावरण में छोड़ दिया जाता है, तो जिससे भी गतिविधियां जो है जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही हैं। वहीं बात करें तो कृषि गतिविधियां, कृषि में उर्वरकों का इस्तेमाल और पशुपालन से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। पशुपालन में होता क्या, जान लीजिए कि गाय और भैंस जैसे पशु बड़ी संख्या में मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होती है, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो क्या चीज़ें, जंगलों का जलना या कृषि गतिविधियां, एरोसेल के डिब्बों का उपयोग करना, उपरोक्त सभी क्या हैं, मानवीय गतिविधियां जो कि जलवायु परिवर्तन का कारण बनती। आगे चलेंगे हम यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे कि मेनी माता रोग उन मछलियों को खाने से होता है जिनमें डैश का स्तर अधिक होता है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, उपरोक्त सभी। तो मेनी माता रोग उन मछलियों को खाने से होता है जिनमें पारे या मरकरी या पारा का स्तर जो है वो अधिक होता है। मेनी माता रोग की बात करें तो एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, जो कि गंभीर पारा विषाक्तता के कारण जो है वो होता है। यह रोग जापान में मेनी माता खाड़ी में पारे से दूषित पानी में रहने वाले मछलियों को खाने से हुआ था। और पारे की विषाक्तता का मुख्य कारण क्या, जान लीजिए कि मेथाइल मरकरी है। MEHG जो है वो मुख्य कारण है, जो कि रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट जल में जो है वो उत्सर्जित होता है। मेनी माता रोग जिसे कभी कभी अगर बात करें तो जिसे कभी कभी चिस्सो मिनी माता रोग के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण जो है होता है। और लक्षणों में अगर बात करें तो क्या हो जाता है कि मिनी माता रोग में लक्षण क्या होते हैं कि हाथ और पैरों में शून्यता आ जाती है, समान मांसपेशियों कमजोर हो जाते हैं, दृष्टि के क्षेत्र में संकीर्णता और सुनने बोलने में भी जो है क्षति होती है। तो पारा, इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है। पहला है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दूसरा है कि आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, चौथा है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश जो है वो उत्तर पश्चिम में है और केरल जो है पश्चिम में, कर्नाटक जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो तमिलनाडु भारत का दक्षिण राज्य है। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा जो है वो भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 6वां सबसे बड़ा राज्य है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल प्रश्न है कि आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक कहाँ होती है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि सबसे ज़्यादा आर्सेनिक से जल प्रदूषण जो है सबसे ज़्यादा जो है आपकी आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या विशेषकर
भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो देखी गई है, सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो यानी पश्चिम बंगाल इसका जो है राइट जवाब होगा। अब आर्सेनिक होता क्या है जान लीजिए कि पृथ्वी के भूपटल का एक प्राकृतिक घटक होता है जो विशेष चट्टानों और मिट्टी के संपर्क में आने वाले पानी में जो है वो पाया जाता है। जैसे कुओं में आर्सेनिक का स्तर जो है सतही स्रोतों जैसे झीलों या जलाशयों की तुलना में सबसे अधिक होता है। स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव क्या पड़ता है? आर्सेनिक के संपर्क में आने से जो है वो त्वचा कैंसर, बिल्कुल त्वचा का कैंसर होता है। इसके अलावा जान लीजिए कि मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं इससे हो सकती हैं, होती हैं, बल्कि मधुमेह और स्वास्थ्य संबंधित अन्य समस्याएं भी जो हैं इससे होती हैं, स्वास्थ्य समस्या। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। दूसरा है कि यह नेपाल का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। सबसे पहले जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट है क्या। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह जो है कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले जान लीजिए कि यह नेपाल में अवस्थित है। कहाँ पे? नेपाल में अवस्थित है। और यह माउंट एवरेस्ट की चोटी की जो ऊंचाई है 8848 मीटर या 8900 मीटर जो है इसकी ऊंचाई। और यह की खास बात होती है कि हमेशा जो है वो बर्फ से ढकी होती है, बर्फ से ढकी होती है। सबसे खास बात यही होती है कि इस को नेपाल में सागर माथा के नाम से जो है वो जानते हैं। और शिखर हिमालय की महालंगूर उप श्रेणी में जो है वो अवस्थित है। यानी नेपाल का हिस्सा और उसकी चोटी की ऊंचाई 8848 या 8900 मीटर है। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम आगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों को जकड़ना, पौधों का पानी अवशोषित करना या खनिज लवण का अवशोषण, स्टार्च बनाना। तो जड़ें जो हैं इस प्रकार से एक पौधा हो गया आपके सामने और इस पौधे की अगर हम बात करें तो पौधे में ढेर सारी जो हैं जड़ें निकली हुई होती हैं। और इन जड़ों का कार्य क्या होता है जान लीजिए। जड़ें पौधों को जकड़ती हैं, बल्कि पौधों को सहारा देती हैं, पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं और कुछ मामलों में भोजन का भी भंडारण जो है वो करती हैं। ठीक है, तो मिट्टी में पानी और खनिजों का अवशोषण करना, पादपों के हर भाग को उचित स्थिरता प्रदान करना और जैसे पादपों के विकास नियामकों का संश्लेषण करना। यानी पानी या पोषक तत्वों का अवशोषण जो है जड़ी मिट्टी से पानी और घुले हुए खनिजों को अवशोषित करती है और इन्हें तने तक जो है वो पहुंचाते हैं। स्टार्च का निर्माण करना ये उनका काम जो है नहीं है। पत्तियों, भोजन का अगर बात करते हैं तो भोजन का निर्माण करना या भोजन बनाने का कार्य जो होता है, भोजन बनाने का कार्य जो है वो पत्तियों का होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का जो है निर्माण करती हैं। चलेंगे हम आगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है कि ब्रेल लिपि के बारे में लिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स या उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है कि बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। चौथा है कि उठी हुई बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर इसे जो है पढ़ा जाता है। बच्चे सहित कुछ व्यक्ति जो होते हैं नेत्रहीन होते हैं, यानी जो है उन्हें सुनने देखने में समस्या जो है हो सकती है। उनके पास चीज़ों को देखने के लिए बहुत सीमित जो है दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति चीज़ों को छूकर या आवाज़ें सुनकर ज़्यादा ध्यान से जो है उनको पहचान लेते हैं या पहचानने की कोशिश जो है करते हैं। वे अपने अंध इंद्रियों को जो है वो अधिक तेज़ी से विकसित करते हैं। दृष्टिवादी व्यक्तियों के सबसे लोकप्रिय संसाधन बनाया गया है ब्रेल लिपि। अब ब्रेल लिपि का जो है विकास अगर बात करें तो 1821 ईस्वी में लुई ब्रेल के द्वारा जो है इसको विकसित जो है किया गया था। प्रत्येक वर्ण एक अक्षर और अक्षरों के संयोजन एवं सामान्य शब्द या व्याकरणिक संकेत का प्रतिनिधित्व जो है करता है।
ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर जो है लिखा जाता है और यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है और उठी हुई बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर जो है वो पढ़ा जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है वही गलत है, बाकी सभी जो है वो क्या है, वो सही है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां जो है प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। कूलर के पानी को एक सप्ताह में कम से कम 2 बार जो है बदल देंगे, जिससे जो है वहाँ पे पानी मच्छर के लार्वा का विकास जो है नहीं हो पाएगा। जब मच्छर के लार्वा विकसित नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि मच्छरों का जो प्रजनन है वो रुक जाएगा। वहीं दूसरा, तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों पर मछली डाल दें, जो कि मच्छरों के लार्वा को क्या कर जाएगा, भोजन के रूप में गटक जाएगा या खा जाएगा, जिससे मच्छर का प्रजनन जो है रुक जाएगा। मच्छरदानी का प्रयोग, बिल्कुल भैया, मच्छरदानी का प्रयोग जो है बचने के लिए करते हैं, बचने के लिए जो है मच्छरदानी का प्रयोग किया जाता है, न कि जो है मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए। कि यदि ये किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें, जो कि बिल्कुल तेल का छिड़काव कर देने से होता क्या है, जो कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करता है, जिससे मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कारण होता है। इसके अलावा आप कुछ कर सकते हैं, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करा सकते हैं, तो लोगों को शिक्षित करिए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ताकि जो है कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दे। चाहे जो चीज़ें होती हैं उसको बताएं लोगों को। ये भी बताएं कि कीटनाशक का भी प्रयोग करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें बचाव के लिए। ठीक है, मच्छर भगाने वाले तेल या स्प्रे का भी इस्तेमाल करें बचने के लिए। तो मच्छरदानी, ये सभी क्या है दोस्तों, मच्छरदानी जो है प्रयोग जो है मच्छर से बचने के लिए होता है। बाकी सभी जो दिया गया है वो मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जो है वो होता है।